संगठन के काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को मौका दिया है। इस तरह की गाइडलाइन नहीं थी। गाइडलाइन तो ये थी वही जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को नहीं देना है, तो वो हमने पूरी फॉलो की। और वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि के लोग ऐसे थे जो योग्य थे, जिनको लड़ाया जा सकता था, लेकिन इससे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया। आपने देखा बीजेपी जो भी नीति बनाती है उसकी पूरी तरह से अनुसरण करती है और उसकी जद में कोई भी आ रहा हो उसको नहीं विचार करती है। जो हमारे जिला अध्यक्ष है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा के लोग हैं, इन सब को टिकट इसलिए दिए जा रहे हैं कि इन लोगों ने काम किया है और इनके साथ वो पूरा संगठन ये चाहता है कि इनको चुनाव लड़ाओ आप, क्योंकि वो अच्छे विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, जब नीति तय करते हैं तो नीति में नुकसान और लाभ नहीं देखते, उस नीति पे हम चलते हैं। आने वाले समय में उसका लाभ भी मिलेगा। पार्टी के पदाधिकारी को टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी के पदाधिकारी कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं मिलेगा टिकट? किसने कहा आपको कि पार्टी के पदाधिकारी को टिकट नहीं मिलेगा? पार्टी के जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी बन चुके, उनके परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट निर्देश है और उसकी अनुपालना पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ की गई है। तो फार्म विड्रॉ करो, हमने विड्रॉ कर लिया। पार्टी की गाइडलाइन से चलने वाले आदमी है वो, ये तो मामला प्रदेश अध्यक्ष जी का, वो निर्णय करेंगे। अब पार्टी ने अगर इस तरह का फैसला किया तो करना चाहिए कुछ। तो अगर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है तो करना चाहिए, जिस तरह मैंने किया सबको करना चाहिए। 4 लोगों को आपने सुना। पहले बोला जाता है कि पार्टी का कोई नियम नहीं है पदाधिकारी के लिए, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार अगर होता है तो पार्टी विचार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं नीति के आगे कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। फिर जो प्रभारी हैं, बीकानेर के मंत्री हैं, वो इस बात से मुकर जाते हैं, लेकिन मांग करते हैं जिन पर कार्रवाई हुई। विधायक कल्याण सिंह मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे नंदलाल मीणा हो या फिर बीकानेर का कोई पदाधिकारी क्यों ना हो। प्रदीप जी प्रतापगढ़ से और मुख्तार साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे नंदलाल जी मीणा के जो पुत्र जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं और यहाँ पे जो मतदाता है चाहते रहे हैं, प्रधान रह चुके हैं वो, इसलिए उनकी आम व्यक्ति यही चाहता है कि जिला प्रमुख के पद पे वो काबिज रहे और आने वाले समय में, क्योंकि प्रदीप जी आप नहीं चाहते कि कोई आम कार्यकर्ता, आप जैसा कार्यकर्ता वहां जिला प्रमुख बने, उस परिवार को ही सब कुछ सौंपेंगे आप? ऐसा है सर, व्यापारी का बेटा व्यापारी और नेता का बेटा नेता ही बनता है, इसमें यह दोहराई नहीं है। और नन्ना जी के जो पुत्र हैं वो एक बहुत अच्छे प्रधान रह चुके हैं और लोगों के अच्छे काम करवाए हैं। जी प्रदीप जी, जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्तार साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने दादी साहब से पूछता हूँ कि जो ये गाइडलाइंस निकालते हैं तो उनको पूरा फॉलो क्यों नहीं करते? जब नरेंद्र मोदी जी ने गाइडलाइन निकाली कि सफाई के तौर पर उनके निगम के कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे, ज्यादा बोर्ड बनाए, दूसरी गाइडलाइन लेके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये जो है इनके सभापति रिश्वत खा रहे हैं। तीसरी गाइडलाइन निकाली इन्होंने कि परिजनों को टिकट नहीं देते और फिर टिकट ले रहे। टिकट कौन ले रहा है? इनका कार्यकर्ता ही ले रहा है, इनके विधायक की। मुख्तार साहब बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। देखिए मुकेश जी, सीधी सी बात है, लाल सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बताई जो टिकट चाहते थे। इसका मतलब पार्टी ने नियम थोपा है। आप इस बात को मानेंगे कि जो गाइडलाइंस परिजनों के लिए दी गई वो पार्टी के आम कार्यकर्ता को मंजूर नहीं थी? बीकानेर में जो देखने को मिला उसका मतलब या तो आपकी जो पार्टी की गाइडलाइंस थी उनको नीचे तक साफ तौर पर पहुंचाया नहीं गया, या फिर सबने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको बदल दिया, कोई ढिलाई रही, ये सिर्फ दिखावे का रहा। अश्विनी जी, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को कि 33 जिलों में से एक पर्टिकुलर जिले, बीकानेर का जिक्र हमने कर लिया, प्रतापगढ़ का जिक्र हमने कर लिया। आप देखिए हर जगह ऐसा हुआ है। बीकानेर की बात, आप बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल टिकट मांग रहे थे, भीलवाड़ा में आसिंद में कितने लोगों की टिकट काटे हमने पूरे राजस्थान में इस प्रकार के लगभग 100 से ऊपर लोगों को। मतलब हम ये मान लेते हैं कि बीजेपी में खास और आम और खास में फर्क है। आपको तो हक ही नहीं इस बात कहने का। आप कांग्रेस को तो कहने का आपने किया, आप फॉलो करते, आप हमको फॉलो करते तो हम मानते। आप अपनी नीति तो फिर आप हमारी वकालत कैसे? हमारी बात तो हम ही कहेंगे ना, आपको तो कहने का हक नहीं है। क्यों नहीं हमको कहने का? आपके अगर आप अपना चेहरा दिखाने का अलग करेंगे, पूरा एक वंशवाद का लकूना पूरा। आज मैं जोधपुर में इंचार्ज हूँ, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ,
आपके दिव्या मदेरणा जी चुनाव लड़ रही, आपके लीला मदेरणा जी चुनाव, किस हमने मंच पर काम बात कर रहे हैं? हमने मैं फिर आप मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको बोलने का हक नहीं है इस विषय में। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे हम फॉलो तो कर रहे हैं ना, हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 33 जिलों में से एक जिले में पर्टिकुलर एक वार्ड पे कोई प्रॉब्लम, और उसी जगह। जबकि दूसरा विषय है कि बीकानेर में जो विषय कहा जा रहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, कालीचरण जी ने कहा, आपने पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा तो ये छोटा चुनाव है। छोटा चुनाव निश्चित रूप से पदाधिकारी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को बताइए कि कार्यकर्ता की रीति नीति क्या होती है। आपको नहीं लगता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष इस बारे में तैयार नहीं थे? ने बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ये नहीं कहा, उन्होंने बोला है, नीति पर बोला है, उन्होंने गाइडलाइंस दी है साफ तौर पर। केवल चलिए मुझे इस बात का बता दीजिए, ठीक है, हो सकता है एक वार्ड की बात हो, नंदलाल मीणा के पुत्र को प्रधान थे इसलिए लोग चाहते हैं, बहू को क्यों लड़ाया जा रहा है? मैं अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों विषय मैंने पहले भी कहा, वापस कर रहा हूँ ये बात कि पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है और निश्चित रूप से इसमें एक आवश्यक जो कार्रवाई होनी है वो होगी। राजेंद्र राज जी, आपको लगता है कि सच में बीजेपी इस मसले को गंभीरता से ले रही है? ऐसा कुछ लगा है अभी तक जितने बयान हमने सिलसिलेवार सुने हैं उसमें कहीं नजर आता हो हो जाना चाहिए कि चयन समिति बनाई है, नीचे से बन के आई है, ये वास्तव में बहुत बड़ा मामला है। और दूसरा बड़ा मामला इसमें यह आता है कि प्रदेशाध्यक्ष अंधेरे में, या तो उनको पता ही नहीं किसको टिकट मिल रहा है। नहीं, वो तो क्या गलफास हो गई है, उनकी स्थिति तो बुरी हो गई है, वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं इस मामले में और फंस गए हैं। उनकी स्थिति तो इस मामले में क्या कहना चाहिए, ओहापो की स्थिति है, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो चयन समिति बनी उसने जिला पे आई, जिले से प्रदेश पे 3 स्तरीय समिति ने एक नाम दे दिया, पितृ का भी दे दिया, पुत्रवधू का भी दे दिया। तो क्या कहीं नहीं दिख रहा था क्या कि गाइडलाइंस क्या क्या आई है? ये बड़ा सवाल है और इस पर विचार होना चाहिए और उन चयन समिति के जो पदाधिकारी हैं जिनको बनाया गया था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंदलाल जी मीणा के पुत्रवधू का टिकट अब तो क्या होगा, लेकिन जो स्थिति है उस पर मतलब मुद्दा ये है कि जैसे गंगानगर में हुआ इनका, वहाँ टिकट गलत किसी को देना था, दे किसी और को दिया है और उसके बाद क्या हुआ, जिलाध्यक्ष को निर्मलित कर दिया केवल। जबकि होना चाहिए चयन समिति, चोर क्यों, चोर की माँ को मारो ना जिसने जो पैदा किया, गलती तो कहाँ की चयन समिति वालों ने किया ना, उनको सजा दो असली, जिससे कि आगे बात ही नहीं बने, चयन समिति में जाने वाला हो पता लग सके। ये इस पर विचार करना चाहिए बीजेपी को, मेरा तो ये निवेदन है। जी सवाई सिंह जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो इन्होंने जो बनाई है, नीति बनाई है, उसके मुताबिक कार्यवाही इनको करनी चाहिए, फिर चाहे वो नंदलाल जी मीणा हो या और उनसे ऊपर कोई होते, उन सब पर कार्यवाही करनी चाहिए, तभी संदेश सही जाएगा। अन्यथा तो लोग तुरंत कहेंगे कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, नीति कुछ बनाते हैं और होता कुछ दूसरा है। तो ये जो सारी स्थिति है इनकी बड़ी अजीब हो जाएगी और जनता में कोई जो सही संदेश देना चाहते हैं वो तो जाएगा नहीं। ये हमेशा सोच समझकर कोई चीज़ करनी चाहिए जी। वो शायद, और नेताओं की आप देखिए कितने भ्रमित, एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब कहीं आपस में समन्वय नहीं है। आपस का समन्वय होता तो शायद ऐसी बातें नहीं होती। तो एक अच्छी पहल भले ही कही जाए, लेकिन उस अच्छी पहल का फॉलोअप जो कहा जाए वो ठीक से नहीं हो पाया। चलिए महावीर जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर, ये जो नेता जो सोचते हैं ना जी कि आम नागरिक चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए नेता का पुत्र या पुत्री या फिर जो पदाधिकारी होते हैं उनको ही चुनाव जीतने की हर नीति आती है, इसलिए वो इनको टिकट देते हैं। आम लोगों को टिकट देने से वो कतराते हैं। जी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पे ये वंशवाद, फिर ऐसे में आम आदमी कैसे बढ़ेगा? कुछ और बीजेपी नेताओं की क्या राय है वो आप सुनिए। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वापसी होगी। आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे अगर बीजेपी से खामी हुई है, क्योंकि आज एक बैठक हुई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उसमें शामिल थी, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष थे और तमाम पंचायत चुनाव के प्रभारी उसमें शामिल थे और सब लोगों ने मिलकर माना कि पहले दौर में टिकट वितरण में खामियां हुई हैं, लेकिन दूसरे दौर में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्या करेगी बीजेपी, और कुछ सुझाव हैं तो वो भी ब्रेक के बाद। पार्टी ने गाइडलाइन तय की है
और गाइडलाइन के पीछे मकसद ये है कि उस आम कार्यकर्ता के छोटे कार्यकर्ता को भी पंचायत राज, वार्ड मेंबर, एमएलए, विधायक, सांसद के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। और इसी मकसद से हमने एक प्रयास किया है। पार्टी ने जो फैसला किया है, क्योंकि टिकट वितरण में जब उनके विधायक, सांसद या मंत्री होते हैं तो उनकी सोच का अलग अंतर होता है, इसलिए पार्टी का फैसला बिल्कुल सराहनीय फैसला है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का, ऐसे कैलिबर जो जिनका कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद नहीं होता लेकिन जनता में उनकी अच्छी पकड़ होती है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी एक अच्छा मौका मिलेगा। नीतियां तय की है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक, सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कि सभी कार्यकर्ताओं का महत्व होता है, कार्यकर्ताओं की भावना का महत्व होता है। किसी एक परिवार में पार्टी बंधी हुई नहीं है जैसे कि कांग्रेस है। देखो बीजेपी क्या करती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को हमारे को जहाँ जीतने वाला उम्मीदवार दिखेगा उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल था आज हमारा कि बीजेपी के बनाए नियम क्या अव्यावहारिक हैं, खासतौर पर पंचायत चुनाव में, और इस पर आपकी राय मिली। 67% मानते हैं कि ऐसा नियम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए था। मनोज राजौरिया को हम आखिर में सुन रहे थे, धौलपुर करौली से सांसद हैं और उसके बाद एक कांग्रेसी नेता थे जो बीकानेर से थे। क्योंकि कांग्रेस पर उन्होंने सवाल उठाया था इसलिए जवाब कांग्रेस से था। लेकिन ज्योति जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज्योति जी, ये तो बीजेपी की नीतियों पर आप सवाल खड़े करती हैं, लेकिन आपके वंशवाद पर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं और ये एक ढाल आपको नहीं लगता बीजेपी को मिल चुकी है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, बात ये है, यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस की अपनी नीति सिद्धांत है, बीजेपी के अपनी नीति सिद्धांत है। हम तो सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं, बीजेपी जनता के सामने अपना चेहरा प्रस्तुत करने के लिए कोई भी नीति आप आनन फानन में नहीं बनाइए, नहीं तो आपको जवाब देने ही पड़ेंगे। और इसीलिए मैंने बार बार कहा, अभी दो मुद्दे यहाँ पर निकल करके आए। वंशवाद को लेकर के आपने आनन फानन में एक नीति बना दी, उसको फॉलो करने में आपके सभी लोग उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। इसी तरीके से शिक्षा पर हमने नहीं कहा कि शिक्षित कैंडिडेट जो है वो नहीं आने चाहिए, लेकिन आपकी वो नीति भी आनन फानन में बनाई हुई थी जिस पर कोई चर्चा नहीं की गई और एक अध्यादेश के माध्यम से उसको थोपने की कोशिश की गई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहती हूँ, 2 बच्चों के लिए एक अनिवार्यता का एक नियम है निकाय चुनावों में, उसमें एक लिमिटेशन है 95 के बाद, 99 के बाद, इस तरह से। तो आपको एजुकेशन में भी आपको इसी तरह का सिस्टम लाना चाहिए था कि 35 से जो कम उम्र के लोग चुनाव लड़ेंगे उनको एजुकेशन अनिवार्य होगी। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में आए नियम आनन फानन में इस तरीके से नियमों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आप खुद भी नहीं फॉलो कर पा रहे? तो कम से कम आप कोई भी, आप सरकार में, आपका आज आपकी जनता के प्रति सीधे तौर पे जिम्मेदारी है और उसको सिर्फ कांग्रेस पर टाल करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मेरा इसलिए कहना है, जहां तक बात बार बार आती है कांग्रेस को लेकर के, तो हमने बहुत काबिल लोग, हम सिर्फ अभी आपके यहाँ से बात निकल के आई कि नंदलाल मीणा जी के पुत्र प्रधान हैं तो वो काबिल हो सकते हैं। अगर कोई भी काबिल है, अगर नेता का बेटा काबिल है तो जरूर आगे बढ़े, लेकिन अगर काबिल नहीं तो आम कार्यकर्ता का हक छीन करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही सच्चाई है। लेकिन आप आनंद फानंद में चेहरा दिखाने के लिए, आनंद फानंद में चेहरा दिखाने के समझ सकते हैं। चलिए मुकेश जी, अब आपके पास में आते हैं। जो आज की मीटिंग हुई थी उस पर संगठन सच में अमल करेगी या फिर जो गाइडलाइंस थी उनके मुताबिक जो हाल हुआ वो दूसरे चरण में भी हमें देखने को मिलेगा? टिकट वितरण कहीं सुधरेगा? सोनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योति जी को भी कहना चाहूँगा कि 65 साल से कांग्रेस देश में राज कर रही है। कभी मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ी पहल राजस्थान में की। एक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी कहने से कि किसी भी जनप्रतिनिधि के रक्त में किसी को टिकट नहीं देंगे। मैं कहना चाहूँगा 12,000 वार्ड है राजस्थान में, जिन 12,000 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उस 12,000 वार्डों में केवल 2 वार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये को आपने रोक दिया, 4 के पर्चे वापस लिवा दिए, इसलिए फहरिस्त बढ़ती जाएगी, पदाधिकारी आ गए, रिश्तेदार आ गए। चाहूंगा कि ये अपने आप में एक बड़ी महल है। और जहाँ शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा का विषय जिस प्रकार से एक प्रकार से हुआ है, पूरे राजस्थान में इस विषय को लेकर अच्छी चर्चा है और एक
पॉजिटिव मैसेज सरकार का गया नियम है। लागू करने के बाद थोड़ा चर्चा की जाती है। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनगणना में प्रतिशत है 5% पढ़ी लिखी है, आपके सेंसेक्स में जनगणना में निकल करके आता है और आप उस पर एकदम से आप थोप देते हो कि पढ़ी लिखी महिला होगी तो ही आएगा। वो महिलाएं जो वहां पे उन एसटी महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, उनके हकों के लिए लड़ रही है, उनको आपने सीधे दरकिनार मैं ये कहना चाह रहा हूँ 65 साल आपने राज किया, आप करते ना, किसने मना किया? कुछ करते हैं नहीं, केवल करते कुछ है नहीं, केवल चर्चा करने के लिए कुछ नहीं होता। कांग्रेस कोई देश को आगे बढ़ाने कोई काम करना नहीं चाहती। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि समझ गया मैं आपकी बात जो भी है तस्वीर, लेकिन मुझे दूसरे चरण का जवाब नहीं मिला। आप मानेंगे पहली बार टिकट वितरण में खामी हुई? आप मानेंगे टिकट वितरण में कहीं कमजोरी रही? एक वार्ड मान लीजिए वहाँ खामी रही, निश्चित रूप से एक वार्ड में कहीं हमारी सुधारी जाएगी। दूसरे चरण में आगे जो आने वाले टिकटों का डिक्लेरेशन होगा, मैं खुद जोधपुर 2 जगह में देखता हूँ, हमने बिल्कुल एकदम दरकिनार। चलिए सवाई सिंह जी, अब मैं आपके पास में आता हूँ। आपको लगता है कि कहीं कुछ अमल हो पाएगा? जो मीटिंग हुई है, जो नेतागण है, जो राजस्थान में छोड़ी कांग्रेस को हो गया सर, बहुत हो गया कांग्रेस का। आप सवाई सिंह जी सकारात्मक राजनीति करेंगे तो मुकेश जी ऐसे आरोप से तो बहस शाम तक से रात तक चल जी। सवाई सिंह जी, अश्वनी जी, आप निकालिए। हो पाए आगे, इसको तो अपन को देखना है जी, लेकिन संभावनाएं कम लगती हैं। संभावना इसलिए कम लगती हैं कि राजनीति का जिस तरह से चल रहा है, नीचे के स्तर पर इन्होंने अभी इसको थोपा, एक तरह से थोपा जैसा ही है जी, लेकिन ऊपर के स्तर पर, असेंबली पार्लियामेंट के स्तर पर, वहाँ सब क्या चला है, फिर आगे चलकर देखने की बात है। फिर तीसरी बात यह है कि योग्यता के आधार पर, और योग्यता के आधार पर हम देखें तब तो कोई बात हो, और उसका बेटा भाई नहीं होगा, ये बात शुरू हुई है जी। लेकिन योग्यता के आधार पर, जनता की सेवा के आधार पर कुछ ऐसे आधार होने चाहिए कि लंबे समय जनता की सेवा की है। कार्यकर्ता भी वो चुनने चाहिए। आप देखेंगे किसी पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत कम पूछ होती है जी। कार्यकर्ता कहते रहते हैं कार्यकर्ताओं के, हमको तो कोई पूछता ही नहीं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सभी पार्टियों में आमतौर पर ये शिकायतें खूब मिलेंगी। यहाँ कांग्रेस बीजेपी ने पिछले दिनों टिकट दिए असेंबली में महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दिया। यहाँ बहुत पुरानी बीजेपी में महिला कार्यकर्ता रही हैं, आज भी हैं, उनके नाम तो क्या मालूम है, लेकिन बहुत सारे उनको नजदीक भी वो नहीं गई। चलिए बिल्कुल, राजेंद्र जी, कहना कुछ और करना कुछ जो होता है ना, फिर वो समस्या होती है। उसका इंतजार अभी करना होगा, देखना होगा दूसरे चरण का। फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैं इसमें बारे में बहुत साफ कहना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा की जानी चाहिए। इसकी कुछ खामियां हैं निश्चित रूप से, वो जो बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि तुरंत करना पड़ा इनको, ऊपर के निर्देश पर इनकी इतनी तैयारी नहीं थी, इसलिए कुछ खामियां हैं, वो सुधरेंगी। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये प्रयास, ये पहल सराहनीय है, मेरा ये कहना है। चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।